एक आदमी अपने तरफ से बोल देता है कि आपको आयोडाइज नमक लेना ही नहीं है, उसके कैंसर होता है, उससे ये नुकसान होता है, उससे वो फलाना ढमकाना होता है, और थायराइड आपको जो हो रहा है वो किसी और कारण की वजह से हो रहा है, और आप तो धनिया खा लो, आपको थायराइड ठीक हो जाएगा। सो वहां पे लॉजिक बैठता नहीं है, क्योंकि आप ढूंढोगे अंदर तो उसके अंदर इतनी चीज नहीं है कि वो धनिया खा के आपके अंदर आयोडीन पूरी मात्रा में आ जाएगा। प्रॉब्लम इज जब आप उठा के उसमें क्लेम करते हो कि भाई मैं पीठ दबा के आपकी जो डिस्क हर्निएटेड है उसको अंदर रख दूं। देखो, आयुर्वेद इज वेरी इफेक्टिव, बट इट इज मिसयूज्ड, मिसजज्ड, मिस इंटरप्रिटेटेड। इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, और एलोपैथ में धीरे धीरे आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनको जोड़ने की जरूरत। लोग फास्टिंग को प्रमोट करते हैं, लोग प्रमोट करते हैं कि आप 18 घंटे फास्ट कर लो, वाटर फास्ट कर लो, फलाना ढमकाना फास्ट कर लो। दैट इज अ वेरी बैड थिंग फॉर योर मसल्स। आज के डेट में ये प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे ज्यादा शुगर खा रहे हैं, आज के डेट में प्रॉब्लम यह है कि बच्चे एक्टिव नहीं है जितने पहले थे। क्वेश्चन मार्क अगर हम जगा दें लोगों के दिमाग में कि जो सुन लिया बस आंख बंद करके भरोसा मत करना, चाहे हमसे सुना हो, आप जाके रिसर्च खुद कर लो, थोड़ी सी रिसर्च कर। कई लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, मैं 1 महीना 2 महीना वीगन जाऊंगा, 2 महीना कार्निवोर जाऊंगा, 2 महीना ये जाऊंगा, आई विल सी व्हाट माय बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू, एंड देन दे मेक अ वीडियो। माय बॉडी गिव्स द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ दिस, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड शुड डू इट। मैं क्या, ये कौन सा लॉजिक है? हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये है पॉडकास्ट नंबर 3। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उनके वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं, उन्हें लाखों लोग पसंद करते हैं और इतने अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं। डॉक्टर एजुकेशन। तो डॉक्टर परमजीत से मैंने बहुत सारी बातें करी, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, ऑल्टरनेट प्रैक्टिसेस के बारे में, आयुर्वेद, होम्योपैथी और बहुत सारी मिथ्स के बारे में भी। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए बाय जॉइनिंग द मेंबरशिप और बाय सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर। लेट्स वॉच द एपिसोड। इट्स अ प्लेजर कि आपने टाइम दिया। हमारे छोटे से चैनल पर आपने आकर हमारे चैनल को बड़ा कर दिया। छोटा बड़ा चैनल नहीं होता, आपका जो वे ऑफ गोइंग है फॉरवर्ड वो अच्छा है। आई मीन उसकी नीड है टेक्निकली, बट एज फार एज योर वीडियोस आर देयर, आपके वीडियोस काफी मैच्योर्ड हैं। आपके वीडियोस ऑलरेडी अच्छे, अच्छी क्वालिटी, अच्छी कैटेगरी और साइंटिफिक वे में आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इज वेरी गुड। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर लेते हो जो मैं नहीं कर पाता, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी चीजों के लिए बोलना, या टू द पॉइंट हम बात करते हैं एक्चुअली मेडिकली में। हम, मेरे लिए या हमारे लिए वो एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है अगर उसमें कोई चीज लॉजिकल 100%। नहीं आती है। और कई बार हमें ऐसी चीजें रिपीट करनी पड़ जाती हैं, जैसे अब आपके कई सारे जो वीडियोस हैं उसमें मैंने देखा कई बार एक सेम ही फैलेसीज आती हैं जो लोग यूज करते हैं टू प्रमोट देयर ओन वीडियोस एंड ऑल। सो बिल्कुल। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आई मीन आई जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ पिकिंग कि भाई ऐसा कोई वीडियो है जो बहुत जरूरी हो जाता है भाई लोगों को बताना कि भाई नहीं ये गलत है। ठीक है, या बाकी आप समझदार हो कि हाँ भाई आगे का आप हिसाब किताब लगा लो। सो दैट इज व्हाट आई डू। बट मेनली जो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी क्लब कर चुका उनको। जो जो भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ पेड मेंबर्स हैं, उन सब ने क्वेश्चन पूछे, तो उन सब की मैं बात करेंगे हम लोग। बेसिकली जो क्रक्स रहेगा बात का वो ये है कि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशन और हेल्थ साइंसेस के रिस्पेक्ट में फैली हुई है पूरे इंटरनेट पर, उसको कैसे कर्ब किया जाए। और जो मेजर मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस लोग फैला रहे हैं, उस पर भी लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि आजकल नॉलेज बहुत है, ज्ञान हर जगह फैला हुआ है, बट उसको कहाँ से लें उस ज्ञान को, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास है। और जो मेनली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वायरल हो रहा है स्टफ़, वो 99% मिस इन्फॉर्मेशन है और लोग उसको मान भी रहे हैं। फियर मॉन्गरिंग चल रही है। जैसे एक वीडियो में मैंने बनाया था, आपको फीचर किया था उसमें, कि चाय से रिलेटेड, चाय के पीछे लोग पड़ गए फॉर एग्जांपल, कि चाय पीने से नुकसान ये होता है वो होता है। और आई एम अ वेरी बिग चाय फ़ैन। मेरे सुबह चाय के बिना शुरू होती नहीं है, तो वो थोड़ा दिल के करीब है चाय। तो मेरा सवाल सबसे पहला ये, और ये मेरा सवाल है कि वाई डू लाइक मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इवन सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। लाइक एक डॉक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, बट वो इस तरह के बहुत सारे क्लेम करते हैं, स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन वाले क्लेम करते हैं। आपने भी आई एम श्योर उनके बारे में सुना होगा और आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
तो वो इस तरह के बहुत सारे क्लेम करते हैं कि हर चीज़ से कैंसर होता है, हर चीज़ से कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो उस मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस से हम कैसे बचें सबसे पहले आज के ज़माने में? देखिए, ये वाली जो बातचीत है, नॉर्मली आज के डेट में क्या है, जब से पहले ज़माने में ये बातें नहीं होती थी इतनी, क्योंकि पहले ज़माने में डॉक्टर्स को फेमस होने के लिए डिग्रियां, बड़े-बड़े अस्पतालों में बड़े-बड़े ऑपरेशन करके नाम कमाना पड़ता था। आज के डेट में क्या है, जब से इंटरनेट आया है तब से कोई ऐसी न्यूज़ जो या तो थोड़ी-सी वायरल होने लायक हो या सदमा देने लायक हो या उल्टी-सीधी बात बोलने लायक हो या किसी फेडरेशन के खिलाफ हो, है ना? कि भई ये गलत है, नहीं वो गलत है। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो पूरी तरह से एलोपैथी के खिलाफ हैं, जड़ खिलाफ कि भई एलोपैथी पूरी तरह से आपको लूटने के लिए बनाई गई है, बिग फार्मा का खेल है और फलाना। और ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो पूरी तरह आयुर्वेद के खिलाफ है कि आयुर्वेद रबिश है, होम्योपैथ रबिश है। सो दोनों ही पहलू गलत हैं, एब्सोल्युटली गलत है। क्योंकि आपके केस में और हर चीज़ का, जैसे हम बोलते हैं ना, छोटी-सी तीर का तार बनाया जा सकता है। आप एवरी सिंगल थिंग अराउंड यू कैन हार्म यू, ठीक है? वो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि हर चीज़ से आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। चाहे वो आपके घर में पड़े छोटे से मसाले हो, नमक हो, शुगर हो, पानी हो, तो हर चीज़ में अंदर तक अगर जाएँगे आपको ढूँढ-ढूँढ के, तो कोई ना कोई हार्मफुल चीज़ मिलेगी। द 100%। प्रॉब्लम पॉइज़न बिकम्स द डोज़। कितने डोज़ में वो चीज़ आपको मिल रही है, वो पॉइज़न बनता है। वो मेन अफ़ेक्ट करता है कि आप उस चीज़ का नॉलेज रखें, उसका साइंटिफिक लॉजिक सोचें। तो ये बोलना उनके लिए गलत नहीं है कि भई टूथपेस्ट में कैंसर है और आपके दूध है उसमें कुछ हॉर्मोन्स हैं, और क्योंकि हैं, टूथ में के कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मसालों में मिल जाएँगे आपको। आपको हर एक वेजिटेबल में, हर एक दाल में, हर एक सब्ज़ी में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जिससे हार्म होता है, या एंटी न्यूट्रिएंट है, या एब्ज़ॉर्प्शन में प्रॉब्लम आता है, या कहीं न कहीं कैंसर के साथ लिंक है। बट देन जो लॉजिक वहाँ बैठता है एवरीबॉडी, सबके सोचने के लिए, कि कैंसर सिर्फ़ उसके वजह से नहीं हो रहा है आपको। टेक्निकली तो धूप से कैंसर होता है। धूप से भी कैंसर होता है। सो धूप में जाना कैंसर के बराबर हो गया, फिर तो धूप में निकलो ही मत। तो ये एक्सट्रीम, और जिसको हम पोलराइज्ड थिंकिंग कहते हैं कि भई एक धारणा बैठ गई तो बैठ गई, बस वही हमारी सोच है। तो वो चीज़ गलत है, और ये एक एक फ़ेज़ है मेरे हिसाब से, जो आज की जनरेशन जो है, एक है एजुकेटेड जनरेशन। भाई तू ना एक जगह रह। तो एक एजुकेटेड जनरेशन जो है, वो इस चीज़ को समझती है। ओके, और एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग इस चीज को बिल्कुल दो थोड़े देर में ही आराम से समझ जाते हैं कि ये चीज सही है, वो चीज गलत है। बट जो जो पुराने जमाने के लोग हैं, जिन्होंने ये बातें पहले न्यूज़पेपर में, मैगजीन में ऐसी बातें सुनते थे, वो जल्दी बहक जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर वो जल्दी बहक जाते हैं। वहां पर देखिए, पॉइंट हमारा क्या है कि कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली में नुकसानदेह हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर आप नमक में आयोडीन नहीं डालोगे, नहीं यूज करोगे, तो ओवर टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। आयोडाइज्ड नमक अगर नहीं यूज करते हैं इंडिया जैसे कंट्री में, ओवर टाइम आपके आयोडीन डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं, थायराइड डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। सो यहाँ पर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, तो आप आयोडीन की कमी अपनी पूरी करो, चाहे इधर से करो, आयोडाइज नमक ले लो, चाहे आपको सेंधा नमक लेना है, नमक ले लो। सो आपको वो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। होता क्या है कि एक आदमी अपने तरफ से बोल देता है कि आपको आयोडाइज नमक लेना ही नहीं है, उसके कैंसर होता है, उससे ये नुकसान होता है, उससे वो फलाना ढमकाना होता है, और थायराइड आपको जो हो रहा है वो किसी और कारण की वजह से हो रहा है, और आप तो धनिया खा लो, आपको थायराइड ठीक हो जाएगा। सो वहां पे लॉजिक बैठता नहीं है, क्योंकि आप ढूंढोगे अंदर, तो उसके अंदर इतनी चीज नहीं है कि वो धनिया खा के आपके अंदर आयोडीन पूरी मात्रा में आ जाएगा या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सो सेम वे में जब भी कोई इस तरीके का तर्क देता है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई का अंश होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल नहीं होता का मतलब यह है कि हाथ वाला फैन लेके कोई गर्मी की धूप में जाके बाहर बैठ नहीं सकता कि भाई हवा तो इससे भी आ रही है, तो आप तो इसी से जी लोगे। और वो लॉजिकल नहीं है। वो आप बाहर बैठ के हाथ वाला फैन लेके बोलोगे मैं तो जी लूंगा क्योंकि पंखा तो पंखा है, ये तो वो एक वहां सच्चाई तो है, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है।
तो ये जो डिफरेंस है ये पढ़े लिखे लोग समझते हैं, अनपढ़ लोग या जो पुराने जमाने के लोग हैं जिनको उतना नॉलेज नहीं है डेप्थ में जाने का, वो बेचारे इसमें बेवकूफ बनते हैं। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनके लिए ये जिम्मेदारी उनके छोटों की है ना, उनके यंग लोगों की है कि वो उनको समझाएं, सुधारे, सही चीज बताएं, जो आज नहीं तो कल होगा। सो ये तो आज भी होगा और कल भी होगा कि ये ऐसे लोग ऊपर ऊपर उठ के आएंगे। आज इन जैसे लोगों को लाइमलाइट मिल रही है, फेम मिल रहा है, इन जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, एलोपैथिक डॉक्टर हो गए, जो कि किसी चीज के खिलाफ बोलते हैं, है ना, कि ये मत लो, वो मत लो, लाइक ऑयल ही मत खाओ, तेल ही मत लो, वो भी गलत है, क्योंकि आप खाना जला जला के खाओगे वो ज्यादा कैंसर जनिक हो जाएगा। सो वहां पर आपको बेसलाइन समझने की जरूरत है। सो इट्स ऑल अबाउट, आई मीन इट्स ऑल अबाउट 10-20 ईयर्स, 10-20 साल की बात है। 20 साल के बाद एक जनरेशन जब चेंज हो जाएगी, जब ऐसे लोग आ जाएंगे, तो अपने आप ही ये चीज सेट हो जाएगी। सो नथिंग टू वरी। और ये गैप, थोड़ा सा गैप तो रहेगा ही, कुछ लोग जो उस धारणा से बने हैं और उस धारणा से रहेंगे, तभी हमारा रोल है एज अ कह लीजिए सोशल मीडिया पे कि हम ऐसे चीजों में जो एक्चुअली बड़ी खतरनाक चीजें हैं उसको पॉइंट आउट करें और उसको लाइमलाइट में लाएं। जहां ये भी जरूरी है, और सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी अगर क्वेश्चन मार्क अगर हम जगा दें लोगों के दिमाग में कि जो सुन लिया बस आंख बंद करके भरोसा मत करना, चाहे हमसे सुना हो, आप जाके रिसर्च खुद कर लो, थोड़ी सी रिसर्च कर लो, कोई बात। तो उतना भी अगर वो कर लें लोग, तो उतने पे उनको सच्चाई खुद समझ में आ जाएगी। एब्सोल्युटली 100% एग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं भी अपने वीडियोस में हमेशा ये बोलता हूँ कि खुद की रिसर्च खुद करो, मेरे कहने पर भी विश्वास मत करो, जो भी कोई बोल रहा है उस पर खुद अपनी रिसर्च करो। और आपने जो बात कही उस पर मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आपको नुकसान दे रही है उसका कॉन्सेंट्रेशन और डोसेज, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कितनी कॉन्सेंट्रेशन में आप ले रहे हैं और उसकी डोज क्या है, कितनी डाइल्यूटेड है वो, और उसकी कितनी मात्रा आपने खाई है, तो उस पर डिपेंड करेगा। पानी भी उसमें आपको नुकसान दे सकता है, जैसे आपने कहा। बिल्कुल 100%। तो उसी जो बात आपने कही उसी पर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हमने बात करी, और आजकल जो एक दो भाग बन गए हैं, अस वर्सेस देम, कि एक तो एलोपैथी जो आप बोल रहे हैं, एक आयुर्वेदिक या होम्योपैथी। तो आपका क्या टेक है इन ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में? और जो लोग एक तरह की चीज़ को प्रमोट करें सिर्फ 100%, कुछ बात हमने करी थी इस बारे में, बट आपका टेक मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, स्पेशली आयुर्वेद के बारे में। होम्योपैथी अब काफ़ी हद तक फेडिंग साइंस की कैटेगरी में आ गई है, बट आयुर्वेद के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, आयुर्वेद इज वेरी इफेक्टिव, नो डाउट, बट इट इज मिसयूज्ड, मिसजज्ड, मिसइंटरप्रिटेटेड। दैट्स द प्रॉब्लम। आयुर्वेद बहुत काम की चीज है और उसके कई सारे एस्पेक्ट्स जो हैं नॉर्मली इंसान के काम आ सकते हैं, और हर इंसान पर अलग अलग एस्पेक्ट, मतलब ये कह लीजिए कि जो आयुर्वेद में कुछ चीजें जो बताई गई हैं, कुछ जो इवन हम देखिए 2-3 चीजें, एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं आयुर्वेद में, एक तो उनके एक्चुअल मेडिसिनल हर्ब्स हैं। मेडिसिनल हर्ब्स की एफिकेसी तो ओवर टाइम उनके, या कह लीजिए जब तक उनके ऊपर प्रॉपर मेथोडोलॉजी से रिसर्च नहीं होते, वो चीज जो अभी नहीं हो रहे, अभी आज के डेट में आयुष मंत्रालय की तरफ से बहुत से रिसर्च हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो रिसर्च इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कई सारे रिसर्च जो हैं वो इस तरीके के नहीं है कि बाहर उसकी बातचीत हो जाए, वो आएगी ऑल्दो, क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर हर फेज पहले उसी से चलता है कि भाई जब भी पहले फंडिंग मिलती है तो पहले अपने वो करे जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो चीज बढ़ती है। कभी ना कभी तो वो चीज होगी, वो अच्छी बात है कि वो एक लेवल पे आएगी जब एक्चुअल रिसर्च होगा और छाटा जाएगा कि एक्चुअली में कौन कौन सी चीज यूजफुल है और कौन कौन सी नहीं है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक, कि आयुर्वेद एलोपैथ में आज तक हजारों लाखों मेडिसिन पे रिसर्च हुआ और कई सारी डिस्कार्ड कर दी गई कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसको नहीं यूज करना चाहिए। आयुर्वेद में ये प्रॉब्लम है कि वहां पर साइड इफेक्ट की बात ही नहीं होती है, वहां पर साइड इफेक्ट देखा ही नहीं जाता है कि किसी भी चीज का जिसका इफेक्ट है, नमक डालोगे स्वाद आएगा तो नमक से स्वाद बिगड़ भी सकता है, बात खत्म। तो जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी कोई चीज जिसका इफेक्ट हो उसका साइड इफेक्ट होगा। अब वो साइड इफेक्ट कितना बड़ा है, कौन सा है, इस पे रिसर्च चाहिए,
इस पे रिसर्च चाहिए कि एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद की कौन सी दवा के क्या साइड इफेक्ट है, किस पेशेंट्स में किस हद तक वो साइड इफेक्ट जा सकते हैं, और इसको कई दशक लगेंगे, जिसके बाद एक टूट के बात आएगी कि हाँ ये चीजें, जैसे अश्वगंधा पे बहुत रिसर्च है, तो अश्वगंधा नो डाउट पूरी दुनिया मानती है कि वो अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। और उसमें अभी और बहुत से टाइप्स हो गए, रिसर्च हो गए, कई टाइप हो गए, जिनसिंग, इंडियन जिनसिंग, कोरियन जिनसिंग, फलाना ढमकाना, एवरीबॉडी स्टार्टेड यूजिंग इट। सेम वे ऐसे कई और हजारों चीजें आएंगी जो आयुर्वेद की लोग यूज करेंगे, और बड़ी बड़ी बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, ऐसी क्रोनिक डिजीजेस जो नहीं ठीक हो पाती हैं, उसमें आयुर्वेद ठीक करने में हेल्प करेगा। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये सच्चाई है जो होगा। तो आयुर्वेद में ताकत है, कोई डाउट नहीं है। अब प्रॉब्लम है उसको छान के निकालने की। जो प्रॉब्लम है जो एक दिन में हो नहीं सकता, और वो किसी के कहने पे माना नहीं जा सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा आयुर्वेद आचार्य हो, वो रिसर्च के थ्रू ही छाना जा सकता है, जैसे एलोपैथ में होता है। सो वो एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा और आगे चल के आएगा। प्रॉब्लम अभी क्या आती है, आज के डेट में एलोपैथ के खिलाफ बोल के अपनी मेडिसिन को प्रमोट करना या अपने टेक्निक्स को प्रमोट करना, वो गलत है। कि आयुर्वेद एक कि एलोपैथ की वजह से आप बीमार हो रहे हो, ये दवा बंद कर दो, हमारी दवा लो, इससे आप ठीक हो गए, ये बीमारी है, हम बीमारी नहीं है, ये गलत है। सो यस, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, और एलोपैथ में धीरे धीरे आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनको जोड़ने की जरूरत है। ये बिग फार्मा, उनका काम है कि वो इसमें पैसे डालें और आयुर्वेद वालों के साथ रिसर्च करें, जो कि एक्चुअली उस लेवल तक आए कि रैंडमाइज्ड ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंचे, और फिर हमें अच्छी अच्छी नई नई दवाएं ऐसी चीजों के लिए, क्रोनिक डिजीजेस के लिए, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के लिए जो नहीं होती है, वो मिले। जहां तक बात होम्योपैथी की है, होम्योपैथी में जो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें भी जो एक्चुअली कई बार क्या होता है कि दैट इज अ लो डोज काइंड ऑफ अल्कोहल, और लो डोज कई बार उसमें स्टेरॉइड भी होता है, अल्कोहल एंड स्टेरॉइड। सो टेक्निकली दे एक्ट एज, या तो आपको थोड़ा शांत कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, या फिर आपको आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्लो कर देते हैं। सो इट्स अ लोड। जब आप देखोगे आप उसकी गोलियों को भी लाना, तो इट स्मेल्स या टेस्ट लाइक अल्कोहल, बिकॉज उसमें अल्कोहल होता है कई सारी में। सो आई एम नॉट सेइंग कि वही उसका बेस है, बट दैट इज वन पाथ थ्रू विच इट कैन शो इफेक्ट, राइट? दैट इज वन थिंग, एंड इट कैन ऑल्सो हैव साइड इफेक्ट्स। होम्योपैथ में भी साइड इफेक्ट होते हैं, जिसकी भी इसी तरह से रिसर्च होनी चाहिए। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, बिकॉज आई बिलीव इन एलोपैथी, आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर, एवरीथिंग। कायरोप्रैक्टर भी अच्छे होते हैं, कोई बुराई नहीं है उनमें। प्रॉब्लम इज जब आप उठा के उसमें क्लेम करते हो कि भाई मैं पीठ दबा के आपकी जो डिस्क हर्निएटेड है उसको अंदर रख दूंगा, वो प्रॉब्लम। डिस्क आपकी हर्निएटेड है, मांसपेशी फटी हुई है या हड्डी टूटी हुई है, मैं दबा के ठीक कर दूंगा, ये गलत हिसाब है। आप उसको रिलीफ दे सकते हो, सूजन स्वेलिंग हो को दबा, वहां पर जो वो जो विश्वास, गलत चीज बोल दी जाती है पेशेंट को, वो गलत है। तो बस इतना सा डिफरेंस अगर हटा दें तो वो बहुत अच्छी है और काम की चीज है। हर एक पैथी, चाहे वो कोई भी, आप चाइनीज मेडिसिन ले लो, चाहे एक्यूपंक्चर ले लो, उन सभी को इसी कैटेगरी से आप देखिए। कुछ चीजों में कुछ ना कुछ प्रोसेस के थ्रू दे बिकम इफेक्टिव टू पीपल, दैट्स व्हाई पीपल गेट रिजल्ट्स। वरना वो आज तक सर्वाइव नहीं करती, वरना वो खत्म होगी होती, कोई भी नहीं जाता वहां पे। चाहे आप उसको सूडो साइंस कह लो, चाहे आप उसको एक दूसरा कुछ भी कह लो, बट देन इफेक्ट मिलता है। उस इफेक्ट पे स्टडी की जरूरत है कि क्या इफेक्ट है, क्यों इफेक्ट है, और जो फेक क्लेम्स है उसको रद्द करने की जरूरत है। और उन सबकी कोई ना कोई एक गवर्निंग बॉडीज हैं, उनको अपने तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट होना होगा कि भाई हमें इज्जत तब मिलेगी जब तुम बकवास करनी बंद करोगे। हमें इज्जत तब मिलेगी जब तुम ये बकबक करनी बंद करोगे कि भाई बहुत ही ज्यादा इफेक्ट है और दुनिया की सबसे खूंखार और सबसे बढ़िया ये ले लो तुम कल से ठीक। इंस्टेड ऑफ दैट you give an option, because you don't have any other option, try this and see results, and try this and see result। तो एलोपैथ वाले भी उठा के आपको यूज करेंगे, और वो अपनी दवाइयों में आपके ये सारी चीजें यूज करने लग जाएंगे, and यही सबसे अच्छा तरीका है। जो एक बात आपने कही मैं उसको अगेन हाईलाइट करना चाहूँगा, जो बहुत अच्छी बात है कि एक
एक हाइब्रिड थेरेपी बननी चाहिए, जो कि आई ऑल्सो अग्री कि एक ब्लैक एंड वाइट में कभी भी इसको नहीं देखना चाहिए कि एलोपैथी ख़राब है, आयुर्वेदिक ख़राब है। एक हाइब्रिड थेरेपी बने। बट डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम तब होती है जब लोग बोलते हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग बोलते हैं कि इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे एड्स ठीक हो जाएगा, HIV की मेडिसिन है। तो ये जब बड़े बड़े क्लेम किए जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम वहाँ स्टार्ट होती है। क्योंकि जिन लोगों को रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी नहीं करानी है, या जो लोग इसके बिल्कुल अपोज में हैं, वो फिर इन प्रैक्टिसेस की शरण में चले जाते हैं और वहाँ पर उनको लाइफ थ्रेटनिंग या और भी ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है इन प्रैक्टिसेस में। आई वुड से कि अगर किसी के पास ये चॉइस है, बिकॉज हम आज के डेट में फ्रैंकली स्पीकिंग उतने क्लियर कट कैंसर ट्रीटमेंट पे नहीं हुए हैं कि हम शरीर को बिना नुकसान पहुंचाएं 100% एक उसको क्योर दे पाएं। और इंडिया जैसी कंट्री में वो एस्पेक्ट भी नहीं है कि लोग डॉक्टर्स उनको पूरी बात बताए भी। क्वाइट Yes. फ्रैंकली लोगों को तो यही नहीं पता होता कि उनको दवा किस चीज की दी जा रही है। आधे से ज्यादा लोगों को लिख के स्टेरॉइड दे दिया जाता है, या फिर उनको कोई अगर एंटीबायोटिक चल भी रहा है हैवी वाला, उनको पता भी नहीं होता कि भाई है क्या दवाई। सो इंडिया जैसी कंट्री को छोड़कर बाहर अगर बात करें तो बाहर उनके पास ऑप्शन होता है और क्लियर कट ऑप्शन दे दिया जाता है, और उनको फैक्ट्स दिए जाते हैं कि भाई आपकी ये बीमारी के इस दवा से इतने दिन के कोर्स चलेगा, ये साइड इफेक्ट है, इसके ठीक होने के इतने चांस है, नहीं लोगे तो ये चांस है, नाउ यू टेक इट और लीव इट। ये ऑप्शन इंडिया में नहीं दिया जाता, ये गलत है। इंडिया के अंदर आप ये ऑप्शन दो, यू टेक इट और लीव इट। और वो आदमी घर पे जाके अगर अपने नींद पे काम कर रहा है, अपने डाइट पे काम कर रहा है, अपने प्रोटीन इंटेक पे काम कर रहा है, एक्सरसाइज पे काम कर रहा है, ये भी उसके कैंसर का ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट इन द सेंस Yes. उसकी बॉडी को, बिकॉज कैंसर पेशेंट बेसिकली डाइज ऑफ कैकेक्सिया मोस्टली एंड ऑर्गन फेलियर। ठीक है, ऑर्गन फेलियर एंड कैकेक्सिया, बिकॉज कोई कैंसर स्प्रेड होता है और इतनी ज्यादा तेजी से मेटाबोलाइज करता है, बॉडी के सारी मसल सारे खा जाता है, एंड देन द ऑर्गन फेल्स, वट एवर द ऑर्गन जिसमें वो फैला हुआ है वो ऑर्गन फेल करता है। ऑर्गन फेलियर का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर हम उसके साथ में कैंसर के सेल्स के साथ आसपास के सेल्स को भी डैमेज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियन, या मेरे को तो पूरे पूरे वर्ल्ड का भी नहीं पता कि पूरे वर्ल्ड में भी डू दे रियली अंडरस्टैंड कि इस एस्पेक्ट में हाउ इम्पोर्टेंट इज द डाइट, कितनी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि वो इंसान अपने प्रोटीन इंटेक बढ़ाए, वो इंसान अपनी एक्सरसाइज, अपनी मसल मास को बढ़ाए। बिकॉज इफ दे डोंट वर्क ऑन दैट, एट द एंड ऑफ द डे एक कैकेक्सिक पेशेंट को फिर स्टेरॉइड देने के लिए बोला जरूर गया है कि आप स्टेरॉइड दो भाई, इनको ऐसा करो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड दो, इनकी मसल मास बढ़ाओ, पर वो आने से रोका तो जा सकता है। सो एलोपैथ मेडिसिन ऑल्सो नीड्स टू लर्न अ लॉट। बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी उसने भी, कोई वो परफेक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर बात क्या आती है कि आप खाना बनाना सीख लो, फिर आपको अपनी इनोवेशन करनी है, आपको समझनी है कि आप कैसे बनाओगे। सेम गोज विद दिस, एक एलोपैथ, एक आयुर्वेद डॉक्टर को बेसिक समझना है, देन अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो बेस्ट रिजल्ट वो ला सकता है, डाइट यूज करके, एक्सरसाइज यूज करके, चाहे वो उसके साथ फिजियोथेरेपी यूज करे, चाहे वो उसके साथ में मेडिसिन यूज करे, सो वो बेस्ट रिजल्ट लेके आए, उसका ऑब्जेक्टिव है। सो यहाँ ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब कोई किसी को बोलता है ना कि हम कैंसर ठीक कर देंगे, आप वो मत लो, आप वो मत लो, वो उसका एक्चुअली में गलत कॉन्फिडेंस होता है। उसने देखा होता है कि मैं कैंसर वाले पेशेंट जो हैं, जो चल नहीं पाते थे, आज वो चल पा रहे हैं। भाई देखो, कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी लेके आ जाए, कोई इंसान किसी को अमर तो नहीं कर देगा, अमर तो नहीं कर दोगे। कैंसर हो, गॉल ब्लैडर में हो, स्टोन हो, कोई टीबी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, पेशेंट तो यही पूछता है, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? तो ठीक हो जाऊंगा से ये मतलब थोड़ी है कि मैं अमर थोड़ी हो जाऊंगा, कभी ना कभी तो जाओगे। सवाल ये है जब तक हो तब तक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। वो चीज पे आती है बात कि अगर कोई साइंस क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर रही है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ, अगर आप क्लेम कर रहे हो कि अर्ली स्टेज पे भी आओगे तो हम आपकी कैंसर ठीक कर देंगे, सर्जरी की भी जरूरत नहीं है, वो गलत है, ये गलत है। आप ऑप्शन दो कि हमारा ट्रीटमेंट का तरीका ये है,
हमारे ट्रीटमेंट से हम आपकी लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, हम आपकी डाइट ठीक करेंगे, आपके अंदर जाने वाले इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस जो भी है, इन्फ्लामेशन की करने वाली चीजों को ठीक करेंगे, और उससे चांसेस हैं कि आपको फायदा होगा, चांसेस हैं कि कैंसर बढ़ भी जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट, एंड देन यू डू इट, देन यू चेक आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कि भाई कैंसर बढ़ रहा है, देन यू चेक कि भाई अगर कैंसर नहीं बढ़ रहा, वेरी गुड, करते रहो। अगर कैंसर बढ़ रहा है तो पेशेंट अपने आप नेक्स्ट स्टेप उठाएगा। और वही एलोपैथ के साथ होता है कि एलोपैथ तो चेक करता है कि कैंसर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इन स्पाइट ऑफ डूइंग रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, सर्जरी, एलोपैथी ने चेक करना है, जाओ टेस्ट कराओ, फिर से पेट स्कैन कराओ, अरे कैंसर तो फिर वापस आ गया। फिर ये क्या, पेशेंट कहता है अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और तुम्हारी दवा बहुत महंगी है, तो चलो आयुर्वेद के पास चलते हैं। सो वहां पर वो और कोई ऑप्शन नहीं बच जाता उनके पास कि भाई मैं ये करूं कि वो करूं, मैं अपने, और ये भी गलत है कि एक 80 साल के या 70 साल के इंसान के ऊपर एक 40 साल का इंसान अपने 10 साल के 5 साल के बच्चे के लिए बचाए हुए सारे पैसे लगा दे और वो बंदे की 5 साल की लाइफ भी ना हो। इस बारे में कोई डॉक्टर सोचेगा नहीं, भाई आपने पैसे देने हैं, टेस्ट कराने हैं। सो ये पॉइंट इस पे नहीं आता है कि भाई कौन सा ट्रीटमेंट सही है, कौन सा ट्रीटमेंट गलत है। ये पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर बंदे के लिए मैं उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ बेटर कर सकता हूं क्या, या वो बाकी के लोगों में फैमिली पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये जब तक एक डॉक्टर नहीं सोचता, वो तभी सोच सकता है जब वो डॉक्टर उस इंसान को अपना दोस्त या अपना रिश्तेदार मान के करे। एक डॉक्टर अपने रिश्तेदार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने चाची ताए के लिए 10 बार सोचेगा, और उसकी डाइट तक भी जाएगा, उसके हैबिट्स पे भी जाएगा, ठीक है, उसके घर को भी देखेगा कि भाई तुम्हारा घर जो है वो नाले के किनारे है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। सो द प्रॉब्लम इज you need to give time to the patient. Allopaths don't give time, Ayurved give time, homeopaths give time. That is the good thing which we need to learn from them. And patient needs to learn कि how to understand कौन सी चीज काम कर रही है कि नहीं चल रही है, at least check again and again and again. इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसके बारे में आपने ऑलरेडी बात की कुछ कि जैसे जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है जो इंडिया में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के जो भी मीन्स हैं, भले वो डाइट हो, एक्सरसाइज हो, जो कि अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ परसेंट का, बट ज़्यादा नहीं है। बट इसमें जो एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा है जो कि आई वुड लाइक टू टेक, कि जैसे आपने आई डोंट नो सुना कि नहीं, ब्रायन जॉनसन का जो ब्लूप्रिंट प्रोटोकॉल है, कि एक ब्रायन जॉनसन एक बंदा है बहुत अमीर, वो अपने बेटे का, जो उसका बेटा है वो है, ब्रायन जॉनसन अभी 40+ है और उसका बेटा है 20 के आसपास, तो वो अपने बेटे का जो ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करते हैं वो, और अपने बेटे से वो ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज कर रहा है, तो उससे ही इज़ क्लेमिंग टू रिजुविनेट हिज बॉडी। और वो क्या है कि बिल्कुल बोल रहा है कि मेरी रिवर्स एजिंग हो रही है उससे, इंस्टेड ऑफ बूढ़ा होने की जगह। तो ये एक्सट्रीम एंड है और 99% लोग उसको नहीं कर पाएंगे। नहीं, एक्सट्रीम एंड नहीं है, मेरे हिसाब से वो बकवास है। मेरे हिसाब से वो नहीं काम करने वाला। वो जो उसकी थॉट प्रोसेस है, दैट इज टोटली नॉट लॉजिकल, दैट इज नॉट लॉजिकल। उसमें साइंटिफिकली मेरे समझ से वो होने नहीं वाला, जो भी उसको वो भाई साहब को जो भी लॉजिक दिया हो, साइंटिफिक बेसिस दिया हो, बट ये प्रॉब्लम इसका नहीं है कि योर बॉडी हैज बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज आर जस्ट ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो सेल्स के अंदर खुद की रिजुविनेट भी नहीं कहना चाहिए, वो रिन्यू होते हैं अपने आप। सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं, उनकी अपनी ग्रोथ साइकिल है, एंड आफ्टर अ सर्टेन एज उनकी ये जो रिपेयर होने की जैसे स्किन है आपकी, वो आती रहती है एवरी 28 डेज। स्किन एक लेयर निकल के नया लेयर आता है नीचे से, and there are several layers of skin epithelium which is there, and every 28 days there is a new layer, in the entire body, but after a certain age this thing stops. After a certain age ये नहीं आता, ये aging process है। It might be because of DNA damage, it might be because of some other thing, wear and tear, usage, sun, age, genetics, we don't know what all factors are there. You can push a little bit, आप पुश कर सकते हो, और वो तो वैसे भी होता है। टेक्निकली स्पीकिंग, इफ आई एम सिटिंग इन अ वेरी हार्श एनवायरनमेंट, आई एम पुटिंग स्ट्रेस ऑन माय बॉडी। अगर मैं धूप में घूम रहा हूँ तो वो धूप में घूमना
अपने आप में कह लीजिए मेरे बॉडी का जो एज है उसको कम करेगा, स्किन की एज को कम करेगा. सो एवरी सिंगल स्ट्रेसर विच वी गिव टू आवर बॉडी, including alcohol, including whatever things, smoking and not sleeping for a few nights, not maintaining our proper diet, whatever you call, कई ऐसी चीजें जो हमें पता भी नहीं है, अभी आगे चल के पता चलेगी कि यार ये भी important था, रिसर्च में आएगी. 100%. राइट. सो द पॉइंट हियर इज कि यू कैन नॉट एक्चुअली हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने सिर्फ एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर दिया ना, प्लाज्मा हैज एवरीथिंग व्हिच कैन रिजुविनेट एवरीथिंग इन माय बॉडी. नो, वी गिव प्लेटलेट रिच प्लाज्मास कुछ कुछ एरियाज में बिकॉज इट कॉजेज इन्फ्लामेशन. ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है. पीआरपी आपके बालों में लगाया जाता है, हेयर ट्रांसप्लांट के हेयर आ जाए, वो इन्फ्लामेशन करता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है. सो जॉइंट्स में लगाया जाता है, वहां ब्लड फ्लो बढ़ा देता है. जॉइंट्स के अंदर पीआरपी का इंजेक्शन लगाता है, उस जॉइंट की थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है कि भाई वो थोड़े दिन चलेगा. ये लॉजिक किसी ने लगा के उस बेचारे को पीआरपी आपके तो खून में डाल देते हैं, देखते क्या होता है. So that's an experiment. He basically is becoming a guinea pig for the experiment. And I don't think that's going to result in whatever he wants to achieve. They claim to get some results. I don't see placebo effect वहां भी होता है. If you think कि भाई मैं better हो रहा हूँ तो better हो रहा हूँ. कल से अगर कोई आदमी उठ के नींबू डाल के सुबह पीना शुरू कर देता है, बोलता है मैं तो पतला हो रहा हूँ, तो वो पतला हो रहा है because of the things which he is believing. He is वो कॉन्शियसली ऐसे स्टेप्स लेने चाहता है, या तो वो ऐसा करे कि अपनी लाइफ में कोई और चेंज कर ही नहीं रहा है, सिर्फ अकेला वो चीज कर रहा है, तब तो लॉजिकल है कि उस चीज ने चेंजेस लाए है. वो मल्टीपल चीज कर रहा होगा, अच्छे से सो रहा होगा, अच्छे से खा रहा होगा, फलाना फलाना, एंड इट बिकम्स बेटर. और अमीर लोगों को वैसे भी बीमारी ये वाली लाइफस्टाइल डिजीजेस, आई मीन क्वाइट फ्रैंकली, हाँ, हमारे पास वैसे ही बथेरी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, जितनी उम्र भगवान ने लिखी है उतनी सही से जी लें. ऊपर ज्यादा 100-200 साल जीने की जरूरत ही नहीं है किसी को, फालतू काम है वो. एक और मिथ के बारे में बात करना चाहूंगा. जैसे जो टॉप 3 न्यूट्रिशन मिथ अगर मैं गिनूं दुनिया में, तो उसमें से 2 प्रोटीन पर है. प्रोटीन के बारे में इतनी सारी मिथ्स फैली हुई हैं, और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद प्रोटीन को लेकर अगेंस्ट में है. कि एक तो जिम नहीं जाना, सबसे पहले जो डॉक्टर बोलता है वो कहता है जिम मत जाओ, ट्रेडमिल छोड़ दो, प्रोटीन छोड़ दो. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे लोगों को? देखो, जिम नहीं जाना एक अलग एस्पेक्ट है और एक्सरसाइज नहीं करना एक अलग चीज हो गई. एक्सरसाइज नहीं करना अगर कोई डॉक्टर कहता है तो भी आप मतलब कोई भी पर्सन होगा वो समझदारी होगा भाई, एक एज के बाद बोला होगा 80 साल के इंसान को एक्सरसाइज मत करो तो अलग बात है. और पर हर इंसान को एक्सरसाइज चाहिए, और कोई दुनिया का लॉजिकल इंसान ये मान नहीं सकता कि एक इंसान को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है. सो एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आप जिम में करो चाहे बाहर करो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. जिम बेसिकली इज अ थोड़ा सा क्लोज्ड एरिया है जहां आप दूसरों को देखते हो तो थोड़ा आपको प्रोत्साहन मिल जाता है. तो किसी भी एंगल से जिम जाना किसी भी एज के लिए गलत नहीं है. किसी भी एज के लिए, डजंट मैटर व्हाट इज योर एज, गलत नहीं है. प्रोटीन लेना, ये गलत बोलने वाले लोग जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं. नंबर 1, ऐसे लोग जिनको प्रोटीन का सोर्स, कुछ टाइप के सोर्सेस बंद करवाने हैं, जैसे अंडा हो गया, नॉन वेज हो गया, दूध हो गया. ये 3 चीज के पीछे कई लोग बैठे हैं कि हाँ अंडे नहीं खाने चाहिए, हमें दूध नहीं पीना चाहिए, हमें चिकन नहीं खाना चाहिए. उनके अपने रीजंस हैं, कई लोगों के अपने, कि भाई ये इसके ऊपर एनिमल क्रूरटी है और ये है और वो है, नकली है, फलाना ढमकाना. बट देन बेसिक चीज, आपकी बॉडी बनी ही प्रोटीन से है. So whatever might be the source, it doesn't matter. You need proteins. और इस चीज को वो भी गलत नहीं बोलेंगे कि हाँ आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या नहीं. तो अगर वो लॉजिकल डॉक्टर है या पढ़ा लिखा डॉक्टर है तो वो बोलेगा हाँ है, पर वो मत लो, मतलब वो प्रोटीन पाउडर मत लो, ये बोल सकते हैं. या प्रोटीन सप्लीमेंट मत लो, आप प्रोटीन नॉर्मली खाओ, वो बोलेंगे. या प्रोटीन रिच फूड खाओ, वो बोलेंगे. तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप इस तरह कहते हो कि अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो या आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो तो ये आपको कैंसर करेगा, ये आपको बीमारी करेगा, वो गलत है. अगर आप ये बोलते हो कि अगर आप बाहर से प्रोटीन पाउडर ले रहे हो उसके अंदर मिलावट है अगर, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो हम मानते हैं. तो वो तो आपकी चॉकलेट पे भी आता है, वो आपकी दाल पे भी आता है, वो बात आपकी सब्जी में भी आती है, वो हर चीज में आती है कि आपके तरबूज में अगर मिलावट है और आप खा रहे हैं तो आपको नुकसान करेगी, वो हम मानते हैं, वो सब मानते हैं. So protein by itself is an essential thing for your body. वो उसके बगैर आप
मसल मास खोदोगे, आप बॉडी पूरी खत्म हो जाएगी, फायदा कुछ होगा नहीं। और यही मैंने कई लोगों में देखा, कई लोग जो हैं जो इस चीज को भूल जाते हैं। आज के डेट में द ओनली organ for longevity is basically your muscle mass, your lean muscle mass. लोग फास्टिंग को प्रमोट करते हैं, लोग प्रमोट करते हैं कि आप 18 घंटे फास्ट कर लो, वाटर फास्ट कर लो, फलाना ढमकाना फास्ट कर लो। दैट इज अ वेरी बैड थिंग फॉर योर मसल्स। यू विल लूज मसल्स, ठीक है, यू विल लूज मसल्स बिकॉज योर मसल बेसिकली कॉन्स्टेंटली आर आइदर बीइंग मेड और बीइंग ब्रोकन। दैट इज द ओनली थिंग। या तो बन रही है या टूट रही है, वहां बीच में कुछ नहीं है कि मैं मसल मेंटेन करूंगा, नहीं। वट एवर मसल यू आर नॉट यूजिंग इज बीइंग ब्रोकन, वट एवर मसल यू आर यूजिंग एंड गिविंग इट प्रॉपर न्यूट्रिशन इज बीइंग बिल्ट। ये हमेशा होता है। सो अगर आप फास्टिंग या कोई ऐसी चीज, कई कई डॉक्टर्स हैं जो आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखेंगे फास्टिंग प्रमोट करते हुए, फास्टिंग मेथड फास्टिंग मेथड फास्टिंग मेथड, है ना। और देयर माइट बी सेइंग कि कुछ भी खा लो, बस उस विंडो में खा लो, 6 बजे से पहले खा लो, कुछ भी खा लो, आप पतले हो जाओगे पतले। बट व्हेन यू लूज योर मसल, इतनी मसल लूज करोगे, फिर बैठे एक्सरसाइज करते बैठोगे, वो मसल वापस आने में कई साल लग जाएंगे। सो दे आर स्पेशलिस्ट ऑफ देयर एरियाज, बट दे आर मिसिंग द की पॉइंट ऑफ वेट लॉस। दे आर मिसिंग द की पॉइंट। दैट्स व्हाई अ डॉक्टर शुड हैव नॉलेज अबाउट मसल बिल्डिंग। एंड क्वाइट फ्रैंकली मैंने कितने डॉक्टर देखे हैं जिनको बायोकेमिस्ट्री में आपको प्रोटीन और हर एक न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। द ओनली डिफरेंस इज आपको हर एक अमाइनो एसिड के बारे में डेप्थ में सिखाया गया है, बट वो अमाइनो एसिड जुड़ के जो बनता है कि ये प्याज के अंदर या ये आलू के अंदर या इसके अंदर ये अमाइनो एसिड है, वो कंपाउंड के बारे में नहीं बात की गई। पर ईच एंड एवरी चीज, वो साइकिल कहां से कहां जाती है, एवरीथिंग द डॉक्टर शुड नो एंड ही एटलीस्ट अंडरस्टैंड। रिमेंबर नहीं भी होगा तो बात की बात है, वो पढ़ने में 1 मिनट लगता है उसको कि हाँ भाई मैंने ये सुना था, ये सोचा था, ये 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सेम गोज विद मसल्स। एवरी मसल कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ इंसर्शन है, कहाँ एक्शन है, पड़ा हुआ है, हड्डियां कहाँ से कहाँ जा रही है, सब पता है। बट इफ यू आस्क कि भाई इस पर्टिकुलर मसल की आज तक एक्सरसाइज करिए, इसके लिए क्या एक्सरसाइज होगी, तो उसे सोचना, बिकॉज उसने उस एंगल से नहीं सोचा। जैसे हम लोगों ने हमने बचपन में फिजिक्स सर्कुलर मोशन सब ने देखा, सब ने पढ़ा किताबों में, घर पे आके कभी पंखा नहीं दिया, सर्कुलर मोशन हो रहा, ये नहीं देखा था। लेकिन आज के बच्चे देख रहे हैं। आज इम्प्लाइड अप्लाइड व्हाटएवर प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और आगे चल के यही जमाना है। और आगे चल के लोगों को ये नॉलेज हो जाएगी कि मसल इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। और आगे चल के ये बात आ जाएगी कि वट एवर यू डू यू कंप्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। तो आधी बात कई बार लोग बोल देते हैं कि भाई प्रोटीन पाउडर लेना गलत है, क्योंकि 70% ऑफ प्रोटीन पाउडर्स आर एडल्टरेटेड। ठीक है, सेम गोज विद, आप भाई बिस्किट के लिए भी बोल दो, एवरी टाइप ऑफ बिस्किट इज रॉन्ग बिकॉज उसमें बहुत सारी शुगर, मैदा, पाम ऑयल है, या वट एवर इट इज, या आपके लिए हेल्दी नहीं है, मानते हैं। हर टाइप का बेकरी प्रोडक्ट गलत है, हर टाइप का ये प्रोडक्ट गलत है। ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऐसे बोल रहे हैं, राइट? ऐसे भी डॉक्टर हैं यूएस में है, टेक्निकली उनकी बात भी गलत नहीं है। आप उसका बेसिक लॉजिक बताओ ना। आप लॉजिक बताओ कि भैया, आप अगर कोई थिन पर्सन है, छोटा बच्चा है, पतला बेचारा लड़का, अभी अभी अपने बेचारा 12 साल का लड़का इतना पतला है, उसको खाने की जरूरत है। अब उसको आप बोलो कि तू बिस्किट मत खाइयो, तू घी मत लियो, तू बटर मत लियो, तू मक्खन मलाई मत खाइयो, तो वो बेचारा वेट गेन कैसे करे? वो वेट गेन कैसे करे? तो बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, राइट? अभी नेस्ले के ऊपर बातचीत आ रही है कि बच्चों के इसमें तुम शुगर डाल डाल के दे रहे हो और वहां नहीं दे रहे हो, तो वो एक लेवल से गलत है। बट ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है कि बच्चों को शुगर खानी गलत है, बच्चों की इनएक्टिविटी गलत है। आज के डेट में ये प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे ज्यादा शुगर खा रहे हैं, आज के डेट में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे एक्टिव नहीं है जितने पहले थे। वरना पहले कितनी शुगर खाई है हम लोगों ने या हमारे बचपनों में बच्चों ने, कि वो उसकी कोई हद नहीं है। चीनी, गुड़, मिठाइयाँ, चमचम, क्या बोल लो आप, कितने खाए हैं, और खाते गए और खेल खेल के उसको दौड़ाया गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि शुगर बढ़ रही है, ऑल्दो दैट्स ओके, शुगर बढ़ रही है बोल देने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंद करवाओ कंपनी चाहे तुम, बट मेन प्रॉब्लम पे तो आओ। मेन प्रॉब्लम है कि बच्चों को एक्सरसाइज करवाओ, ठीक है? तो वो इशू है, वो उसी बीट अराउंड द बुश नहीं चलता है कि वैसे खराब है वो सही है। मेन तो पर इस चक्कर में प्रॉब्लम क्या हो रही है डॉक्टर साहब, कि जो वैसे ही न्यूट्रिशन डेफिशिएंट रहे 90% प्लस लोग इंडिया में प्रोटीन के नाम पर कुछ वैसे भी नहीं खाते हैं, और अगर आप
बोलेंगे कि ये दूध पीना छोड़ दो, ये पीना छोड़ दो, तो उनका वैसे भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और बढ़ेगी, कल को हड्डियां कमज़ोर होंगी, जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। बट इसमें एक और फॉलोअप क्वेश्चन है कि जैसे कई लोग बोलते, एक्सट्रीम एंड है वो भी, कि चलो मीट नहीं खाना एक बार है, वेजिटेरियन बनो ठीक है, बट एक वीगनिज्म का जो क्लेम चल रहा है, और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उन सब क्वेश्चंस को मैं क्लब करके बोल रहा हूँ कि जो वीगन डाइट है, वीगन डाइट पहली बात तो क्या इट्स सस्टेनेबल, और क्या उससे प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, और क्या लॉन्ग टर्म में हम उसको करके हेल्दी रह सकते हैं कि नहीं? फॉर अ पर्सन हु इज डेडिकेटेड, हैज अ डाइटिशियन और इज अ डाइटिशियन, ठीक है, फॉर अ पर्सन हु हैज अ डाइटिशियन और इज अ डाइटिशियन कर सकता है वो, ठीक है, ही कैन गो। और वीगनिज्म या वीगन होने के पीछे कहीं भी लोगों के एक तो साइकोलॉजिकल उसको सुपीरियोरिटी महसूस होती है कि भी ये मैं एनिमल क्रूरटी या एनवायरनमेंट के लिए बेटर कर रहे हैं, कर रही हूँ, व्हाटएवर। यही पॉइंट लोगों को कई बार वो इलेक्ट्रिक कार्स लेने में भी लगता है कि भी मैं पोल्यूशन लोगों को बचा रहे हैं, फलाना ढमकाना, बाद में जाके ये समझ में आता है कि उससे तो और पोल्यूशन हो रहा था, व्हाटएवर इट इज। सो वीगनिज्म में बहुत डिफिकल्ट है अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब है एवरी डे यू हैव टू स्ट्रगल, एवरी डे यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डाइट। एक एस्पेक्ट, जैसे इंसान को मुशक्कत करके एक दिन की कमाई करनी पड़ती है, एक दिन की परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, वैसे ही उसको मुशक्कत करके एक दिन की डाइट बनानी पड़ेगी कि मेरा उस दिन का कंप्लीट हो। या फिर ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो वीगन हैं और वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स, हेम्प प्रोटीन, पी प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन्स के सप्लीमेंट लेते हैं। सो ऑप्शंस हैं, आप वीगन होना चाहते हैं, आप प्रोटीन उस तरह लेना चाहते हो, वो ऑप्शन है, वो आपकी चॉइस है। उससे कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं मिलता बॉडी को, फ्रैंकली। फाइबर मिलता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपके एक बैलेंस डाइट में होने भी चाहिए थे, ठीक है। एक टेक्निकली आपको बोला जाता है कि भी आप एक अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ फूड आपके उससे लो कि फैट 30% से कम होना चाहिए और आपका प्रोटीन 30% या उससे ज्यादा होना चाहिए और कार्ब्स आपके 40-50% या उससे के आसपास होने चाहिए। सो इट इज नॉट अ फिक्स थिंग फॉर एवरीबडी। It will depend upon how much of a fat storage you have in your body, how much of a अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, आप मैराथन रनर हो क्या, आप प्लेयर हो क्या, आप एथलीट हो क्या, आप बैठे बैठे काम करते हो क्या, एवरीबडी के ये बैलेंस है। ये पेट्रोल डालना कितना है वो यूज पे होगा ना, आप कितनी गाड़ी चलाते हो उसके हिसाब से ही तो पेट्रोल डालोगे। भी किसी के लिए बोला नहीं जा सकता कि आपने बस 4 दिन में इतना ही पेट्रोल डालना है और आपकी सारी दुनिया की गाड़ियां कभी नहीं रुकेंगी, तो रुक जाएगी। सेम गोज विद दिस लॉजिक। सो आपकी एक्टिविटी आपकी डाइट के साथ मैच करनी चाहिए, कैलोरीज आपने अपनी पूरी करनी है, वेजिटेबल्स से या ग्रेन से। वीगनिज्म में आपको दालें ज्यादा खानी पड़ेंगी, आपको सोया लेना पड़ेगा, आपको इन चीजों से या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, तब आप पूरे कर सकते हो। सोयाबीन, सोया चंक्स आर वेरी गुड फॉर वीगन्स, वो अपने उससे पूरे कर लेते हैं और वो बहुत मुश्किल भी नहीं है, आसान है। ऑल्दो देयर आर पीपल हु आर अगेंस्ट सोया आल्सो, और देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। फिर जीएमओ नॉन जीएमओ पे लोग घुस जाते हैं और कहाँ कहाँ चले जाते हैं। सो देखो, जहां एक जमाना था जब लोगों के पास में पीने के लिए पानी नहीं होता था, राइट। अभी कपिल देव का इंटरव्यू देखा, कह रहे आपके पास में खाने के लिए क्या होता था, बोले ऑप्शन हो तो हम खाएं, हमारे पास तो जो था भाई, कहीं बाल्टी में पत्ती है तो पत्ती हटा के हम पानी पीते थे। तो ये तो जमाना था और वहां पे लोग फिर भी थे कि भाई चलो वट एवर इज द थिंग, योर बॉडी इज एडजस्टिंग। आज के डेट में आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है। आप कई लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, मैं 1 महीना 2 महीना वीगन जाऊंगा, 2 महीना कार्निवोर जाऊंगा, 2 महीना ये जाऊंगा, आई विल सी व्हाट माय बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू, एंड देन दे मेक अ वीडियो। माय बॉडी गिव्स द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ दिस, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड शुड डू इट। मैं कह, ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है ना? सो दैट इज रॉन्ग, सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, बिकॉज आपकी जेनेटिक्स अलग है, आपकी जीन्स अलग है, आपका हिसाब किताब अलग है, और ये लोकेशन टू लोकेशन, ज्योग्राफिकल एरिया टू एरिया फर्क पड़ जाता है। और यहाँ पर भी कई ऐसे अच्छे हमारे न्यूट्रिशनल डाइटिशियंस जो कहते हैं, बिकॉज आपके लोकेशन पर, आपके एनवायरनमेंट का आपके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, वही सेम इफेक्ट आपके फ्रूट पे पड़ता है, आपकी ग्रोन क्रॉप्स पे पड़ता है। तो जो लोकली ग्रोन चीजें हैं, दोज आर द बेस्ट फॉर यू, राइट। दोज आर द बेस्ट फूड फॉर यू, बिकॉज वो चीज आपको वो चीजें देती हैं जो आपको उस एनवायरनमेंट को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। बट दैट डजंट मीन कि आप बाहर का कुछ खा ही नहीं सकते।
पिज्जा बर्गर ट्राई नहीं कर सकते, बट दैट शुड नॉट बिकम योर स्टेपल डाइट, तब प्रॉब्लम आती है। So everything should be in a balance, and you should be willing to understand the logic of the other person also, कि भाई तुम जो लॉजिक दे रहे हो मैं समझने को तैयार हूं, और उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, मान लेता हूं, मना ही नहीं है, बट तुम सर्वोपरि नहीं हो और ऐसा मत बोलो। ये मॉरल और एथिकल हायरार्की जो लोग शुरू कर देते हैं ना, कि मैं तुमसे ऊपर हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन या वीगन हूँ, तुम मुझसे नीचे हो, दैट एक्चुअली शुड बी स्टॉप्ड। एक क्वेश्चन मैं ज़रूर एक और लेना चाहूँगा, कि और इस बंदे ने बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है कि आई एम अ बिग फैन आपके लिए। माई क्वेश्चन इज, दीज डेज आर स्लीप साइकिल इज नॉट गुड, आई स्लीप एट 2 or 3 in the morning and wake up at 10-11 in the morning, कैन इट अफेक्ट मी इन द लॉन्ग रन? तो ये जो स्लीप का प्रॉब्लम है, ये मोस्ट लोगों के साथ है आजकल, कि कैसे इसको इम्प्रूव करें। कितने बजे सर? 2 और 3? 2 or 3 in the morning and wake up at 10-11। हाँ तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत हो गई? घंटे तो पूरे तो हो गए। 7 hours ऑफ स्लीप इज वेरी गुड। बट के मैं आपको बताऊं तो ऐसी कुछ स्लीप साइकिल ज्यादातर डॉक्टर की है ज्यादातर ऐसी कोई स्लीप साइकिल है, उनको तो 9 बजे उठना पड़ जाता है कई बार, 1-2 बजे सो के फिर 9 बजे 8 9 बजे या 10 साढ़े 10 बजे तक उठना पड़ जाता है। सो दैट इज व्हाट, हाँ दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, राइट। और कभी छुट्टी हो गई तो हम भी 11 बजे तक सो जाते हैं, चलो बढ़िया सोएंगे यार। सो दैट इज नॉट एबनॉर्मल। स्लीप का एक्चुअली जो काम है इज टू गिव योर बॉडी रेस्ट, एंड रेस्ट इज यार टू रिजुविनेट, रेस्ट रिलैक्सेशन इज नॉट ओनली डन इन स्लीप। ये स्लीप सिर्फ स्लीप में नहीं होता है, ये उस रिलैक्सेशन पे होता है जो आपके माइंड में मिलता है दिन भर में। अगर आप रिलैक्स होके घर पे बैठे हैं एंड यू आर नॉट वरिड ऑफ समथिंग, राइट। हर एक के इंसान के लाइफ में फेज आता है जब कुछ दिन निकलते हैं बहुत वरी वाले। बच्चों में एग्जाम का टाइम है, बहुत टेंशन है। बड़ों में कोई डेडलाइन है, काम नहीं हुआ, राइट। इसके किसी की फीस भरनी है, पैसे नहीं है, किसी के पैसे का प्रॉब्लम है, किसी की गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है, किसी के जॉब का प्रॉब्लम है, किसी के घर में झगड़े हैं, किसी को कुछ हो गया, किसी ने कुछ ठोक दिया, कोई गाड़ी का नुकसान। सो प्रॉब्लम्स की अंत ही नहीं है। सो वो प्रॉब्लम अगर आपके दिमाग में 24 घंटे रह रही है तो वो उस 24 घंटे में जो आपको स्लीप आएगी वो अच्छी नहीं आएगी, और वो 24 घंटे स्ट्रेस जो आपका रह रहा है दैट इज मोर डेंजरस फॉर यू, मोर हार्मफुल फॉर यू। एंड देयर इसीलिए योगा का रोल है, राइट। लोग कहते हैं ना योगा से होगा, योगा सब ठीक कर सकता है, वो भी गलत है। सब कुछ नहीं ठीक करेगा, बट वो रिलैक्सेशन आपको देगा अगर आप अपने मन को रिलैक्स कर सकते हो, right? If you are happy in your life, relax, so आपकी बॉडी को, आपके शरीर को कम नींद में भी आप रिलैक्स फील करोगे और नुकसान नहीं होगा, ठीक है। नाउ दैट इज नॉट 4 hours, मिनिमम 6 hours तो चाहिए, ठीक है। 6 to 7 hours इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, बिकॉज टेक्निकली जो हमारी स्लीप साइकिल्स होती हैं वो 1.5 घंटे की होती है। 1.5 घंटे की स्लीप साइकिल में हमें बोला जाता है कि 4 अच्छी स्लीप साइकिल्स आप कर लो। 4 स्लीप साइकिल अगर आपने कर ली एक साथ, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर रेस्टफुल स्टेट पे चले गए होंगे, आरईएम स्लीप आपकी डीप स्लीप में गई होगी, कि आपकी बॉडी जो है उस दिन की रिजुविनेशन रेस्ट मिल जाएगा। और आपको अगर 2-3 ही मिली है तो एक दोपहर में ले लो, कोई बात नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो 1-1.5 घंटे का नैप आप दोपहर में भी ले सकते हो। छोटे बच्चों का 45 मिनट का स्लीप साइकिल होता है और हम लोगों का 1.5 घंटे का होता है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो आप। बस मेन एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि एक टर्म कॉल स्लीप डेट, कि जैसे आप 4 दिन नहीं सोए, 4 दिन 4-4 घंटे सोए आप, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर आप एक वीकेंड में 2 दिन 2-3 घंटे एक्स्ट्रा सो लिए हैं, तो एक्चुअली इट रिपेयर्स योर बॉडी द सेम वे। तो स्लीप डेट को जल्दी से जल्दी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आई डू द सेम। मेरे को आई डोंट हैव द लग्जरी टू स्लीप एट 11 or 12, तो प्रॉब्ली यू एज वेल सेम चीज़। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में अब। मेन तो ज़्यादा मैं पॉडकास्ट में मैं बोलता हूँ, इस पॉडकास्ट में मैं सबसे कम बोला हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि डॉक्टर साहब ज़्यादा बोलें। अच्छा। तो मेन तो क्या है कि क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन मेरा रह गया इसमें, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, आई अंडरस्टैंड इट्स लेट एट नाइट। तो बोलो।
तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल यंग जनरेशन में दिख रही है वो है एकदम से उनकी हार्ट कोलैप्स हो जा रहा है, और स्पेशली कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा देखा गया कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जो है यंग लोगों में, यंग मतलब 25 to 45 की एज रेंज में ऐसे लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। तो क्या किया जाए अपनी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे बड़ी चीज़ जो है, देखिए इसमें टेक्निकली 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं, टू अंडरस्टैंड कि भई ये क्यों हो रहा है। पहला चीज़ तो ये कि ये पोस्ट कोविड बिकॉज़ इट वाज़ अ हाइपर कोएगुलेबल डिज़ीज़, उसमें कोएगुलेशन बढ़ जाता है और पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है, और एक इन्फ्लेमेटरी लोड वो बढ़ा के गई है कोविड जो है, या कोविड प्लस some people got reactions to coagulable reactions to the vaccine also, ठीक है। सो दोनों चीजें मैटर करती हैं, और दोनों चीजों के बाद आपके अंदर, कई लोगों के अंदर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशंस होने के वजह से प्लाक्स बन जाते हैं, और प्लाक्स यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल जमा होना, ये किसी भी एज में हो सकता है अगर खून की नसों में इन्फ्लामेशन होता है, क्योंकि ये जो एक एज के बाद जो एजिंग होती है कि भाई हाँ आपकी एजिंग होती है, एज के बाद आपकी खून की नसों में प्लाक होता है, या 10 साल 20 साल स्मोकिंग करने से आपको जो प्लाक होता है वो इतने बड़े डोज ऑफ इन्फ्लामेशन आपको मिल गया कि भाई आपको भी हो रहा है। सो समबडी हैड इट, समबडी डजंट, तो हमें नहीं पता किसके अंदर है। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई अगर किसी को कोविड हुआ था, या किसी को लॉन्ग कोविड हुआ है, या लंबे सिम्टम चल रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसे प्लाक्स हो सकते हैं, क्लॉट्स हो सकते हैं। तो उस इंसान को अपनी बॉडी के बारे में सुनना है, उसको उसके सिम्टम्स को समझना जरूरी है कि मैं अगर जल्दी जल्दी थक रहा हूं, अगर मैं सांस फूल रहा है मेरा, तो यंग एज में हम कोशिश करते हैं पुश करने की अपने आप को, नहीं नहीं करेंगे, नहीं नहीं डांस करेंगे, नहीं नहीं हमें जिम करना है, नहीं और थोड़ा दौड़ेंगे, और थोड़ा दौड़ेंगे। सो इंस्टेड ऑफ पुशिंग योर सेल्फ, फर्स्ट गेट टेस्टेड, बिकॉज करोड़ों लोगों का टेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है कि भाई दुनिया का हर इंसान अपना टेस्ट कराने बैठ जाए कि मेरे अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं है। सो इट्स वन, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, ये क्योंकि हार्ट अटैक से कभी भी हार्ट एकदम से नहीं रुकता, कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। यू विल हैव टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल, वो नस बंद होगी, खोले जाएगी, उसको लिए कई घंटे मिलते हैं आराम से। सो एक तो जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है उसके एक कारण ये हो सकता है कि आप अपने टेस्ट कराओ, और लॉन्ग कोविड वाले पेशेंट्स एक ग्रुप हो सकता है। सेकेंड ग्रुप है जो जेनेटिकली कुछ बीमारियां होती हैं, जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है हार्ट के अंदर, अगेन लेकिन उनको सिम्टम आएंगे, अगेन उनको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सिम्टम आएगा, दिल की धड़कन में धड़कन बढ़ जाती है, या सांस फूलने लगती है, सीढ़ियां चढ़ने पे प्रॉब्लम होती है। सो दोज पीपल शुड गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, और वो अपना हार्ट का टेस्ट कराओ, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी। अगर ईसीजी में कोई गड़बड़ लग रही है, धड़कन बढ़ रही है, तो 24 घंटे लंबा ईसीजी होल्टर होता है, और उसके बाद आप दौड़ के टीएमटी करा के देख लो। इफ दोज आर ओके, देन देयर इज अ वेरी 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 हाई चांस कि आपको हार्ट के वजह से कुछ नहीं होगा। 99.99% साल, 1 साल 2 साल आपको कुछ नहीं होगा, 1 साल 2 साल के बाद फिर करा लो, ठीक है। सो हार्ट के टेस्ट इज द ओनली वे टू असर्टेन दिस, एंड लिसनिंग टू योर बॉडी, अपनी बॉडी के सिम्टम्स सुनो, डोंट इग्नोर योर ओन सिम्टम्स। बट इसमें एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे जो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है, दैट इज ऑल्सो, इज दैट No, गुड इंडिकेटर और नो? और no, that is not a good indicator. Absolutely no, because everybody will have a different level of thyroid function, a different level of stress hormones, a different level of rest in your body. एक इंसान जो पूरे दिन काम कर रहा है जल्दबाजी में, यार मेरा काम नहीं हुआ, हाँ बताओ हाँ बताओ हाँ बताओ, वो रेस्ट में नहीं रहेगा, उसकी हार्ट रेट ज्यादा रह सकती है। सो रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब होता है व्हेन यू आर एट रेस्ट, और इंसान रेस्ट पे नहीं देखता है, वो देखता है 110 मेरी तो हार्ट रेट ज्यादा है, वो ये नहीं देखेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए बस इतना रेस्ट हो गया कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो वो रेस्टिंग है। नहीं, वो रेस्टिंग नहीं होती है। रेस्टिंग मींस व्हेन यू आर रिलैक्स, सिटिंग एंड रिलैक्स, हाँ मजा आ रहा है, अब मेरी हार्ट रेट कितनी है, दैट इज योर रेस्टिंग हार्ट रेट। सो पीपल डोंट रियली सी दैट, पीपल सी कि मेरी हार्ट रेट तो सर 90 से नीचे जा ही नहीं रही, मेरे को लग रहा है मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, मेरी तो 110 ही रहती है। सो इफ इट इज मोर देन 100 ऑल द टाइम, then you need to relax, then we can give you medicines. 60 to 100 is something which is a normal range. आपकी हार्ट रेट 24 घंटे में 60 से 100 के बीच में घूमेगी,
सो जाओगे तो 60, 50, 40 तक भी जा सकती है सो जाने के बाद, और वो उसके पूरे दिन 60 to 100 के बीच में रह रही है, ओके है। ऊपर जाके नीचे नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है। नीचे लाने का तरीका है डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन। इफ दे आर नॉट वर्किंग देन वी गिव मेडिसिन। आई मेंट कि मैं शायद इसको ढंग से समझा नहीं पाया कि जैसे चेंजेस इन रेस्टिंग हार्ट रेट, जैसे मेरी यूजुअल हार्ट रेट रेस्टिंग हार्ट रेट है मान लीजिए 70, और मेरी कुछ टाइम से रेस्टिंग हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है या एकदम से चेंज हो गई है, तो इज इट अ साइन और नो? यस यस यस, इट्स अ साइन। अगर आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट हमेशा 70 रहती थी और अब वो 90 हो रही है, 90 रह रही है हमेशा, सो यू शुड गेट टेस्टेड। मे बी आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो गई है। आयरन कम हो जाएगा तो द हीमोग्लोबिन विच इज देयर इन योर आरबीसी वो कम हो जाएगा, तो आपके हार्ट को ज्यादा तेज काम करना पड़ जाएगा। सो मे बी आयरन डेफिशिएंसी है, मे बी यू आर डिहाइड्रेटेड, मे बी यू आर हाइपोग्लाइसीमिक, मे बी आपको और कुछ रीजन है, मे बी हार्ट की बीमारी है, टेस्ट कराओ पता चल जाएगा। सो देयर आर रीजंस, ठीक है। इफ योर हार्ट रेट इज इंक्रीजिंग इवन टेम्पररीली, देयर इज अ रीजन। मे बी आपको डर लग रहा है, एंग्शियस हो, एंजाइटी है, दौड़ रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, चाय पी है, कोई ना कोई रीजन है। वो रीजन आपको समझ में आना चाहिए। इफ यू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मैंने हैवी डोज कैफीन लिया, मेरी हार्ट रेट 10 बढ़ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप कह रहे हो भाई मेरे को पता नहीं मेरी हार्ट रेट क्यों एकदम से 20, 24, 50 बढ़ गई है, सो देन गो टू अ डॉक्टर। इट्स हिज जॉब टू यू नो फाइंड इट आउट। पर वही जो एक तो मेजर करना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों को, क्योंकि मेजर नहीं करते कोई। कितने लोग मेजर करते हैं? आज मेरे पास अगर कोई स्मार्ट वॉच है उसमें मैं 24 घंटे देख पा रहा हूँ कि मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है। आई कैन ऑल्सो टेक माई ECG, वेदर इट्स एक्यूरेट और नॉट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट आई एम मेजरिंग अ कॉन्स्टेंट आउटपुट, राइट? तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है आजकल, आई थिंक हर किसी को। तो दैट आई वॉन्ट टू ऐड। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या आप ऐसी कोई बुक्स या सोर्सेज रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे लोगों को नॉलेज मिले आपके चैनल के अलावा? आपका चैनल तो है ही बहुत अमेजिंग, बट आपके चैनल के अलावा कोई ऐसी न्यूट्रिशन और हेल्थ की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिले, बुक्स हैं या कोई ऐसे सोर्सेज हैं, तो प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। न्यूट्रिशन वाइज आइड से ऐसा कोई बुक के ऊपर नहीं मैं बोलूंगा, पर न्यूट्रिशन वाइज कॉन्सेप्ट्स पे जाइए आप, बिकॉज कॉन्सेप्ट ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होता है क्वाइट फ्रैंकली। क्योंकि अगर हम न्यूट्रिशन को बात करें, देखो एक होता है मेडिकल नॉलेज, ठीक है। मेडिकल नॉलेज आप इंटरनेट पे जाके पढ़ना चाहोगे एज अ लेमैन तो आपको समझ में कम आएगा। कई ऐसे टॉपिक्स होंगे, कई ऐसी बातें लिखी होंगी जो आपको नहीं समझ में आएगा। इस चीज में यूएस मेडिकल लाइब्रेरी है, उन्होंने अपने तरफ से मेडलाइन प्लस नाम की वेबसाइट बनाई है जो पेशेंट एजुकेशन के लिए ही बनाई है, और उसी के बेसिस पर मैंने अपने सारे यूट्यूब पे वीडियोस जो हैं, ज्यादातर जितने बेसिक चीजें समझाने वाले वीडियोस हैं हमारे, कि ये बीमारी है, हर्निया है या इस चीज, तो वो सारे उसी चीज को समझाते हैं जो वहां लिखा। सो बिकॉज वो हम कोई नॉलेज अपने मन से नहीं बोल सकते, बिकॉज एज अ डॉक्टर आई एम जस्ट वन डॉक्टर, और एक डॉक्टर का सोचना कोई, और यही सबसे बड़ी गलती होती है आज के डेट में। डॉक्टर्स आते हैं इंटरनेट पे बस कुर्सी लगा के बैठ के जो उन्होंने सीखा, जो उनको लगता है वो बोल देते हैं, ये सच है, ये गलत है। वो गलत है, वैसा नहीं बोला जाता, वो गलत है, वो सोच भी गलत है। क्योंकि आप अपने आप को थर्ड पर्सन के हिसाब से सो रख के देखो कि क्या मैं अगर इंडिया के अंदर एक ही बीमारी के लिए 10 डॉक्टर के पास जाऊंगा तो 10 डॉक्टरों की बात अलग होगी कि यार ऐसा कर लो, नहीं ये लो, नहीं वो लो, नहीं तुमको ये जरूरत है, नहीं ये जरूरत है। तो हम कैसे खुद की बात को सर्वोपरि मान लें कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। इसलिए हमने वीडियोस भी अपने एक ऐसी चीज पे बनाना चाहा था, और नाम भी फिर हमने उसी को दिया कि भाई ये एजुकेशन का ही चैनल है। इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर परमजीत, इट्स अबाउट डॉक्टर एजुकेशन। कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए, एंड इफ यू डोंट नो वेयर टू रीड, वो भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से सोर्स लिया हुआ है, कोई नया नॉलेज निकल के नहीं आ रहा है। ओनली थिंग इज, द गुड थिंग हैपेंड इज, पिछले 5-6 साल से जो मैं वीडियोस बना रहा हूं, तो बनाते बनाते सिखाते सिखाते वो जो कोरिलेशन है कि एक बीमारी का दूसरी बीमारी के साथ रिलेशनशिप है, वो मेरा काफी अच्छा बन गया है। तो स्ट्रांग हो जाता है कि आपकी जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं आपकी बीमारी कॉज करने में, वो हम पकड़ लेते हैं। सो बस ये चीजें हैं जो एक अच्छी हो जाती हैं कि हाँ आपके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को हम ठीक करेंगे तो आपकी बीमारी भी ठीक होगी। सो व्हाटएवर इट माइट बी। तो मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनका इलाज मैं नहीं कर सकता,
कैंसर के पेशेंट आते हैं, मैं क्या कीमोथेरेपी मैं नहीं करता, फिर भी कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब आप डाइट बताओ, आप बताओ कि हम कैसे बेटर लाइफ जी सकते हैं, तो वो बता देंगे, कोई बात नहीं। वो बता देंगे आपकी गलती कहाँ है, वो बता देंगे कि आप सो नहीं रहे हो, आपके ब्लड में ये इशू है, आप ये चेंजेस करो, आप वो चेंजेस करो, सो दैट योर लाइफ बिकम्स बेटर। सो द पॉइंट हियर इज, इफ यू वांट टू लर्न दिस, कि भाई हम अपनी डाइट कैसे बेटर करें, न्यूट्रिशन के लिए क्या बेहतर है, और इस आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा कि फूड क्या है, फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नॉर्मल मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, और उसका जो यस। बेस है उसकी एक हैंडबुक बनानी पड़ेगी आपको। हैंडबुक पहले, क्योंकि आपके जब भी एक एक चीज पढ़ोगे आप, उसका फिर कोरिलेशन इससे है कि अच्छा प्रोटीन तो इस चीज के लिए जरूरी है, प्रोटीन के ये सोर्सेस हैं, और कार्बोहाइड्रेट के ये सोर्सेस हैं, ये मैग्नीशियम या ये चीज इसमें, तो वो हैंडबुक आपको काम देगी, तब आप धीरे 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 आपकी नॉलेज बढ़ा पाओगे। और एक ऐसी कोई किताब नहीं हम बोल सकते जो अप टू डेट हो, बिकॉज आज के डेट में नई नई रिसर्चेज आ रही हैं कि अच्छा ये चीज इसके लिए भी बेनिफिशियल है, वो चीज उसके लिए भी बेनिफिशियल है, तो वो चीज इन बेसिक चीजों के साथ कोरिलेट करके देखी जानी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज, क्योंकि आज के डेट में देखो इतना तो पक्का होता है कि पढ़ाई करके ही आदमी पास होता है, आगे चल के रिसर्च हो जाए कि रात को पढ़ाई करने से ही सही होती है, चाय पी के पढ़ाई करने से ही सही, अच्छा नहीं ग्रीन टी पी के ही पढ़ाई करने से सही होता है, या ऐसा है दही चीनी खाने से ही सही होता है, तो हम सिर्फ दही चीनी और ये नॉलेज के पीछे नहीं जाएंगे कि क्या पढ़ाई करने से, किस चाहे तरीके से पढ़ाई करने से पास होंगे, उस चीज के डेप्थ में जाने, उसकी किताब ढूंढने से कोई फायदा नहीं। तो किताब आपको ढूंढनी है कि पढ़ाई करनी जरूरी है बेसिक चीज की। तो अगर आपको किसी चीज की बेसलाइन नॉलेज हो, तो ये ऊपर का आप जो सुपरफिशियल चीजें हैं उसको छाट सकते हैं कि ये काम का नहीं है, ये काम का है, ओके इसका रोल हो सकता है, बिकॉज ये बेसिक के साथ मैच करता है। और जब वो रोल हो सकता है, उसका रोल है, तो कितना बड़ा है फिर वो आप सोच सकते हैं। और वो इंसान जो कह रहा है उसी का रोल है कि आपको नींद नहीं आती, आप बस मैग्नीशियम ले लो, आपको नींद आ जाएगी, और पैसे का टेंशन जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बेसिक्स। तो बेसिक्स जो है वो आपको क्वेश्चंस उसी प्रकार से आप पूछेंगे तो आपको मिलता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसी बुक मैं रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ऐसी बुक्स, क्योंकि मेडिकल बुक्स हैं, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो, आप वो चीजें आपको समझ जाएंगी, पर उसमें भी कितनी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। सो बुक्स मैं नहीं बता पाऊंगा, बट या बहुत सी बेसिक नॉलेज हैं जो अवेलेबल है। और बेसिक चीजों पे जब जाओगे तो गलत नहीं लिखा हुआ है, बोलोगे प्रोटीन का बॉडी में जाके क्या होता है, तो कोई आपको उल्टा नहीं बताएगा कि हाँ ये कहीं और जाता है और कहीं और जाता है। ठीक है, वीडियोस मत ढूंढने लग जाना उसका, कई लोग ऐसे ही कि भाई फ्रूट लिया कि फ्रुक्टोज जाके सीधा फैटी बनाता है, वो भी गलत है, पूरा अनपसंद कुछ भी। एग्जैक्टली, इसीलिए इसीलिए आप जैसे चैनल्स की, आप जैसे सोर्सेज की बहुत जरूरत है, तो नहीं वो इसलिए बहुत इजी है ना। अगर अगर हाँ। कोई देखो, अभी कई वीडियो आपको मिलेंगे, वो कहते हैं कि जो फ्रूट्स आप लेते हो, फ्रूट जूस लेते हो बहुत खराब है, वो जैसे ही आप लेते हो सारा का सारा फ्रूट जो है वो आपका बॉडी डाइजेस्ट करके लिवर सारा फैट बना देता है। तो एक नॉलेजेबल पर्सन इतना ही सर्च कर ले, फ्रक्टोस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, बस फ्रूट फ्रक्टोस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, वो गूगल पे उसको सारी फ्रूट चाट आ जाएगा, वो बोलेगा यार ये क्या बकवास है। फिर वो परसेंटेज सर्च कर ले कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रक्टोस इज कन्वर्टेड टू फैट, व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रक्टोस इज कन्वर्टेड टू शुगर, तो अपने आप आ जाएगा उसको, वो बोल देगा ये आदमी जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, बात ही खत्म। झूठ बोला। सो आपको तोड़ना आना चाहिए कि मैं उस नॉलेज को तोड़ के रिसर्च कर लूं, बस। तो प्रॉब्लम इज हाउ टू रिसर्च। वही वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, कि नहीं कर पाते लोग, इसलिए आपके हो जैसे जाएगा। चैनल्स और कुछ हद तक एक आध परसेंट मैं भी इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल पर, तो शायद लोगों का परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होगा। आप भी ऐसे, मैं तो भी जितने भी लोग हैं और साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा कि एक मैच्योर कंटेंट इस तरीके के बनाने वाले और चाहिए हमें। इस YouTube में, इंस्टाग्राम पे ऐसे कंटेंट आप बनाइए, और भूख से मत बनाइए। कई लोग क्या है व्यूज के भूख में बनाते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल जाए, और उसलिए वो ऐसी तड़कती भड़कती चीज बोलने पे बनाते हैं कि भाई बस मेरा वायरल हो जाए। उस भूख से बनाने से पहले अगर आपके बनाने के पीछे लोगों की भलाई छुपी है, अगर आपके बातचीत करने के ढंग में समझ में आता है कि आप उस आगे वाले का भलाई चाहते हो, तो आप खुद सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको सिर्फ उन दूसरे इंसान की मदद करनी है, अपनी नॉलेज शेयर करनी है, और कुछ बेसिक
चीजें सीखनी पड़ेगी भाई, क्या क्या कैसे कैसे होता है। बस तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसी, और ये बहुत जरूरी है, आगे चल के जितने लोग ऐसे एक्सपोजिंग चैनल आएंगे ना, लोग डरने लगेंगे कि भाई मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो आगे से एक वीडियो बन जाएगा हमारे ऊपर और किस्सा खत्म। मैं तो वो उसी चीज पे हम लगे हैं कि चलो एक एक बेसिक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है ऑलमोस्ट हर बीमारी की। तो आगे इसके आगे अब मिथ बस्टिंग और ये चीजें जरूरी हैं, और कुछ नए नए वीडियोस आएंगे। जैसे अभी आपने हार्ट के बारे में बात की थी, उस हार्ट के ऊपर मेरा एक बहुत ही जोरदार वीडियो अभी आने वाला है। द ओनली आई अच्छा एम अच्छा। वर्किंग ऑन दैट वीडियो के उस वीडियो पर लिटरली उस वीडियो को देखने के बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कि भाई हार्ट ओह, अटैक क्यों हो रहे हैं और मैं कैसे बच सकता हूँ उस चीज के लिए। उसमें सब कुछ है, उसमें सब ओके। कुछ आएगा। तो बस वो वीडियो का भी मैं वही एडिटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उसको थोड़ा और एंटरटेनिंग बनाया जाए, क्योंकि एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट के बगैर चलती नहीं है चीजें यहाँ पर। और सो आपके वो उस वीडियोस पे में तो काफ़ी जो ह्यूमर है आपका, आई आई रियली लाइक योर स्टाइल ऑफ ह्यूमर, जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी अपने वीडियोस में डालने की। अरे, मेरे बहुत मेरे ज़रूरी है। पुराने बहुत पुराने वीडियोस आप देखिएगा, उसमें हाँ। बहुत अच्छा वो भी ह्यूमर अच्छा था। बट ये वाला जो है वो थोड़ा सा, इसमें थोड़ी क्वालिटी मैंने बेटर करने की कोशिश करी है एडिटिंग की और हम्म इसकी, तभी थोड़ा सा सक्सेस और मिला है इसमें। वो अच्छी बहुत है बहुत। अभी हम ये चाह रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग हो सकें इस चीज में जुड़ें और हम हम्म इसको फैलाएं। जितने ऐसे वीडियोस हम्म होते हैं जो एक्सपोजिंग वीडियोस हैं, जो रियल लॉजिकल थिंकिंग प्रमोट करते हैं, वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और ऐसे हम्म कई और भी लोग हैं, आप हो, बायोशाला वाला भैया अपना दोस्त है वो है, और ऐसे हम्म कई सारे लोग हैं, वेरी वेरी बहुत अच्छे काम है उनके। तो आई वुड रियली लाइक एवरीबडी टू टू गेट टुगेदर, प्रमोट ईच अदर, बिकॉज ये पता है क्या होता है, ये दूसरे वाले एस्पेक्ट वाले लोग हैं, वो एक दूसरे को प्रमोट कर करके आगे बढ़ रहे हाँ, हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये है। बिल्कुल सही। तो हमें जुड़ना, हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा वरना, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वरना ये इम्पोर्टेंट है। इस और इसमें रोल इस जो हमारे दर्शक है उनका भी है कि भाई ये बिल्कुल। सिर्फ इतना नहीं है कि हम अपने लिए समझ लिया तो हो गया। आपको ये हम्म एस्पेक्ट्स, या तो इनको वीडियोस को आप शेयर करिए, या एटलीस्ट नहीं आप शेयर कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा लोग, तो एटलीस्ट ये बात अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। जो भी चीज, नई चीज आप यहाँ समझ के जाते हैं, जो आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और स्पेशली शेयर भी क्यों ना करें, आप अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको शेयर कीजिए। इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, राइट? शेयर का बटन दबाइए और प्लीज़, अगर आपको जो बिल्कुल भी वीडियो अच्छे क्रिएटर्स की वीडियो, और यही हमारी कोशिश भी है डॉक्टर साहब, कि जैसे हम लोग सारे लोग मिलकर काम करना चाह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो तभी हम इस मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट कर पाएंगे और सही इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस कर पाएंगे। यही हमारा भी करेक्ट। मकसद है। बट या थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आई एम मोस्ट रियली वेलकम। ग्रेटफुल कि आपने हमारे चैनल पर आकर जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने दी, आई एम रियली रियली नहीं, काफी थैंकफुल फॉर काफी दैट। मजा आया, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और शुक्रिया, मोर पावर थैंक टू यू योर चैनल। एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डॉक्टर परमजीत ने अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल कर हमें दिया, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और होपफुली उनसे फिर से इसी टॉपिक पर और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। होपफुली पार्ट 2 में हम उन्हें वापस से बुलाएंगे। ऐसे ही वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, एज मच एज पॉसिबल लोगों तक शेयर कीजिए। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।